तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को तांडव क्लासेस पर स्वागत है। तो आप लोग भी 2024 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वह मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल है और 2024 के परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। इसलिए यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्लास 10 हिंदी लेसन 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहे हैं। इसलिए यह आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो भीमराव अंबेडकर है वह बताना चाहते हैं कि जो श्रम विभाजन है वह जाति प्रथा के अनुसार नहीं होना चाहिए, बल्कि रुचि के अनुसार होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो काम करने में इच्छा हो वह काम करने के लिए आजाद हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस जाति में उसका जन्म हुआ हो तो जाति के अनुसार कार्य करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर क्वेश्चन कह रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग लिखेंगे, लेखक भीमराव अंबेडकर जिस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। लेखक भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन का भी रूप ले रखा है। ऐसे हमारे भारत देश में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। ऐसे भारत में अभी भी कह सकते हैं कि भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां छुआछूत की भावना है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? सबसे पहला बात, जातिवाद के पोषक कौन है? तो जातिवाद के पोषक अपना भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए यहाँ क्या लेखक बता रहा है कि आधुनिक यानी कि अभी के जो युग है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद आप लोग अपने किताब में देखते चलिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं। क्वेश्चन तो इसका जवाब है। तो आप लोग लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है
और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन है, हम कोशिश किए हैं कि सभी क्वेश्चन छोटे छोटे शब्दों में लिखवाएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल है। क्योंकि यह क्वेश्चन 4 से 5 लाइन में लिखेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप 8 से 10 लाइन में लिखेंगे तो आपका समय का भी बर्बादी होगा, क्योंकि आप 4-5 लाइन में भी लिखेंगे तो 2 नंबर ही मिलेगा, और 8-10 लाइन में भी लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। इससे बढ़िया 4 से 5 या 6 लाइन में ही लिख ले। परीक्षा में आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाने के लिए रहता है। इसलिए आप छोटे छोटे शब्दों में लिखें, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। यह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो आप लोग लिखेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बने? तो आप लोग क्या लिखेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिकों कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। 6 लगता है छूट गया है। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा दिखाया गया? यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में 5 से 6 बार पूछा गया, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है। यह 5 से 6 बार आपके ही मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? एक लाइन में भी हम इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन तो जाति प्रथा को मानते हैं, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न है, जाति प्रथा लिखने से नहीं चलेगा। कम से कम
4 या 5 लाइन में लिखना ही पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो कि इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बनाया है, रूप में दिखाया है। यहाँ देखिए गलती से टाइपिंग हो गया, तो यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए, लेकिन गलती से हो गया। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। आप लोग इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। याद रखिएगा, जाति प्रथा को मानते हैं आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या। तो आप लोग लिखेंगे लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्थावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में नंद दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ क्या लेखक भीमराव अम्बेडकर बोले कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में नंद दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। यही भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं इस माध्यम से। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। अगर आपको यह क्वेश्चन पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ऐसे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ लोकतंत्र के सच्चे रूप से स्थापना करनी है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देनी है, आप लोग ध्यान में। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग सम्मान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग सम्मान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के
प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। अब यह सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कहानी का सारांश है। यह परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाता है। ये जो कहानी का सारांश है यह कितना नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का। अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो सारांश लिख देते हैं तो सारांश का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट। पूरा 3 या 4 पेज की कहानी एक पेज में ही समाप्त कर दिया जाता है, उसे ही कहानी का सारांश कहते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे? आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालता सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निरसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रमिक विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। इसमें उच्च नीच का भेदभाव करती है। इसमें उच्च नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, ना कुशलता आती है, ना श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूंकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का जीवन है। अच्छा, हम आपको फिर से ये बता देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखे। सारांश का मतलब क्या होता है कि 3 या 4 पेज का जो पथी रहता है उसको एक पेज में लिखकर समाप्त कर देना। तो आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालता सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। क्या यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। आप लोग से क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? तो जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? श्रम विभाजन का। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निरसंदेह आधुनिक युग मतलब जैविक युग, आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रमिक विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इसमें उच्च नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, ना कुशलता आती है, ना श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूंकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं होती थी। जाति प्रथा में पेशा बदलने का गुंजाइश नहीं होता। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है,
अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं होता है, जाति प्रथा में पेशा बदलने का गुंजाइश नहीं होता है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। अगर पेशा को अगर अथी में नहीं बदलेगा तो ये गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में वह विध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन चर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स।